हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा न्यूटन का, सेकंड लॉ पढ़ा न्यूटन का, थर्ड लॉ पढ़ा। आज की क्लास की शुरुआत इस बात से होगी कि न्यूटन के दूसरे लॉ को सबसे प्रमुख दर्जा दिया जाएगा हमारे द्वारा, और ये कहा जाएगा दूसरा लॉ ही रियल लॉ है। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, क्योंकि दूसरे लॉ से हम पहले और तीसरे लॉ को निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपकी इच्छा के लिए बता देता हूं कि न्यूटन ने ये कहा था अपने पहले लॉ में कि कोई चीज जो रुकी हुई है वो रुके रहना चाहेगी जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। इसका अर्थ है कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता तो रुकी हुई चीज रुकी रहेगी। और एक और बात कही थी, अगर कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी, ना उसकी स्पीड बढ़ेगी ना उसकी स्पीड, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। यानी अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता तो किसी चीज की स्पीड ना तो बढ़ेगी ना तो, ये न्यूटन ने पहले लॉ में कहा था। न्यूटन का दूसरा लॉ क्या था? F इज इक्वल टू dp बाई dt, जिसको आप ma भी बोलते हैं, एम में। तीसरा लॉ क्या था कि अगर दो बॉडीज हैं और एक बॉडी इस पर 15 न्यूटन लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहले वाली पर 15 न्यूटन ही लगाएगी। बराबर लगते हैं फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट, ईच बॉडी अप्लाइज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। ये न्यूटन का तीसरा लॉ था। क्या सच में दूसरे लॉ से बाकी दोनों लॉ निकाले जा सकते हैं? क्या सच में सेकेंड लॉ रियल लॉ है? इसको चेक करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ठीक है, ये प्रश्न इसी प्रकार आपके सामने प्रकट होगा। शो दैट सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ। ठीक है, इसके दो हिस्से बनाते हैं हम, और सबसे पहले हिस्से में लिखते हैं फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन के दूसरे लॉ से पहला लॉ निकालते हैं। तो फोर्स जीरो का सबसे प्रोमिनेंट आंसर जो बच्चे को देना चाहिए वो क्या होता है? एक बात भैया, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो अगर फोर्स जीरो है, देखो यार, ये मेरी मेन लाइन है बच्चों, ये मेरी मेन लाइन है, बाकी सब कुछ मैं इससे ही निकालूंगा, इसी मेन लाइन से। ठीक है, ये मेरी मेन लाइन है, F इज इक्वल टू जीरो। आप कह रहे हैं भैया F इक्वल होता है एम ए के, है ना? तो अगर F जीरो है तो एम ए भी क्या रहा होगा? जीरो। और बालक, मास तो कभी जीरो, तो कौन जीरो हुआ होगा? तो यहां से निकल के आ गया कि A इक्वल टू जीरो। तो अब हम आ गए छोटे वाले केस पर। अच्छा, सवाल दोबारा, F इज इक्वल टू जीरो से मतलब आप आ गए A एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही। मैं कह रहा हूं क्या यहीं तक इसका मतलब सीमित है या कुछ और भी बोला जा सकता है? किसी ने मुझे बोला फोर्स जीरो है, तो मैंने बोला अच्छा, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। सही बोला आपने, लेकिन क्या इसकी और गहराई है? फिजिक्स कहती है हाँ, इसकी दो गहराइयां हैं, एक नहीं दो गहराइयां हैं, एक नहीं दो बातें हैं। या तो ये या तो वो वाला केस है। कोई वो दोनों या तो जानता है तो हाथ ऊपर कर दे। अरे वाह, बहुत बढ़िया सिंगला साहब। रुक जा, बताना नहीं है। और कोई भी है क्या? इसको लगता है मैं शायद A इज इक्वल टू जीरो से दो बातें निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। देखो यार, जब भी कभी आज के बाद कोई आपसे बोले ना फोर्स जीरो है, किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अब मैं आपको इमेजिन कराता हूं, सोचो एकदम से, बेटा एक बॉक्स है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आप इस बॉक्स के लिए क्या बोल सकते हो? आम बच्चा बोलता है भैया एक बॉक्स है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। हाँ बेटा, कोई भी नहीं लग रहा, मतलब वो बॉक्स किस पे? यही टेंडेंसी आती है हर बच्चे की। मैं कह रहा हूं दूसरा केस भी लेकर चलो। वो तो मैंने गलती से A इक्वल टू जीरो तक हम पहुंच गए, तो A इक्वल टू जीरो पहुंचने के बाद बच्चा ये बोल पाता है कि मे बी वो यूनिफॉर्म मोशन में, मे बी वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। लेकिन अगर सीधा सीधा बोला जाए ना तो हमारी इमेजिनेशन वहां तक जाती ही नहीं। अगर कोई मुझसे बोले आज की डेट में कि एक ब्लॉक पड़ा है, एक ब्लॉक है, उस पर नेट फोर्स जीरो है, एक ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो है, सो द ब्लॉक विल बी डैश एट, यही बोलेगा बच्चा। पर दूसरा केस भी है, ब्लॉक रेस्ट पे भी हो सकता है और यूनिफॉर्म स्पीड से चलता हुआ भी हो सकता है। क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होनी चाहिए और याद भी कर लेना है आज तुम्हें इस बात को कि अगर कोई गाड़ी 20 की स्पीड से लगातार चल रही है तो वो चल रही है, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा इस गाड़ी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, मैं जीरो बोलूंगा। भैया कैसे पता आपको जीरो? क्या पता कुछ लग रहा हो। बालक, वो गाड़ी कांस्टेंट फिक्स स्पीड से चल रही है, फिक्स स्पीड से चल रही है, मतलब ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना तो उसकी स्पीड, मतलब उसका स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा? जीरो। तो जब भी कोई चीज के लिए आपको कल को ये बोला जाए F जीरो, तो F जीरो से A जीरो तक जाना भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर मैं बोलता हूं सीधा मेन कॉन्सेप्ट तक टाप लो भाई। F जीरो का मतलब
या तो बॉडी, या तो u0 है यानी कि इसे बोलते हैं रेस्ट, बॉडी इज एट, या फिर स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स स्पीड है भाई बॉडी की, इसे बोलते हैं बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत बढ़िया, जिन जिन बच्चों ने ये बोला बहुत अच्छे। मतलब देखो यार, A0 के बाद ये गैस करना आसान है, F0 से गैस कर जाओ तो बड़ी बात है। तो पेपर में A0 की चर्चा नहीं होगी। अगर कल को भी मुझे बोल दे एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी रुकी भी हो सकती है, या फिर जितनी स्पीड से चल रही है उतनी स्पीड से चलती रहे, ऐसा भी हो सकता है। A0 का मतलब, A मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 मतलब ना बॉडी की स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है। तो क्या पता बॉडी रुकी हुई हो, क्या पता बॉडी 10 की स्पीड से ही चलती जा रही हो। दोनों केस में हम ये बात बोल सकते हैं। यही सेम बात आप F0 में भी बोल सकते हो। तो आज के बाद अगर कभी मैं आपसे बोलूं इस पर नेट फोर्स 0, तो आप बोलोगे भैया दो केस बनते हैं, या तो बॉडी रुकी होगी या फिर बॉडी एक फिक्स स्पीड से चल रही होगी। दोनों केस में नेट फोर्स क्या होता है। दिमाग में डालना इतना आसान लगता है पर उतना आसान होता नहीं है। आज से 4 दिन बाद 5 दिन बाद भी मैं तुमसे पूछूंगा ना 5 क्लास बाद कि भैया नेट फोर्स 0 है, क्या बोल सकते हो, तो इंस्टेंट मन में यही आता है नेट फोर्स 0 बॉडी रुकी हुई है, नेट फोर्स 0 बॉडी। बेटा नेट फोर्स 0 बॉडी रुकी हुई है नहीं होता। नेट फोर्स 0 मतलब या तो बॉडी रुकी हुई है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से। ये बात दिमाग में डाल दो, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये समझ है कि इफ द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग एफ नेट इक्वल टू 0, इसके क्या अर्थ हैं, इसके दो अर्थ हैं। पहला, इधर द बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई, पक्का क्लियर हो गई। मैं वापस से न्यूटन के पहले लॉ पे आता हूं। न्यूटन ने अपने पहले लॉ में कहा था कि अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो रुकी हुई बॉडी रुकी रहेगी। दूसरी बात क्या कही थी न्यूटन ने, अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चलती हुई बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो जितनी स्पीड से बॉडी चल रही है वो उतनी ही स्पीड से, ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना तो उसकी स्पीड, ना वो रुकेगी। क्योंकि किसी फिक्स स्पीड चलने वाली बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं तभी उसकी स्पीड बढ़ती घटती है या वो बॉडी रुकती है। ये बात क्लियर है। ये न्यूटन ने पहले लॉ में कही थी, ये बात मैंने आपको भी समझाई। F = 0 का मतलब क्या है। फोर्स 0 मतलब बॉडी रुकी हुई है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड। आगे आ जाओ। अब सारा कुछ जानने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट लॉ असली लॉ है। अभी देखो मैं इतना समझाने के बाद क्यों आ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एक एक बारीकी तुम्हें समझ में आए, तुम रटो कुछ नहीं। और अभी जब मैं तुम्हारा टेस्ट हो तुम बिल्कुल एकदम से बिना हेल्प के, बिना प्रैक्टिस करे करके आ पाओ, क्योंकि दिमाग में छप जाए कि रीजन क्या है हर चीज के। अब देखते हैं सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ से हम सेकंड लॉ कैसे निकालेंगे। सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की मदद से फर्स्ट लॉ निकालना है। अच्छा, सेकंड लॉ ने कहा था F = ma, कहा था, हाँ ना बोलो। अच्छा, सेकंड लॉ ने कहा था कि मैंने कहा था, सेकंड लॉ ने कहा। मैंने वहां पर ये पूरा लॉ डिराइव कर दिया है। ये जो पूरा पार्ट है मैं वहां कर चुका हूं, बस अभी मैं आपको अलग तरीके से करा रहा हूं जैसे एग्जाम में लिखना है। अब समझना, मैंने ये स्टेटमेंट कहां से लिखी है, फ्रॉम सेकंड। ये फॉर्मूला किसने दिया था, पहले लॉ से आया था सेकंड लॉ से आया था। अब मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूंगा और न्यूटन के पहले लॉ को आपको दिखा दूंगा। तो ये फॉर्मूला दिया सेकंड लॉ ने और ये फॉर्मूला कहता है F = अब मैं लिखता हूं F एक्सटर्नल, F। अब मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, इफ F एक्सटर्नल = 0। इसका अर्थ क्या है, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, तो बालक अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो क्या, तो दो का बातें बोल सकते हैं। F एक्सटर्नल 0 है तो बॉडी, इसका मतलब ये होगा ना, F एक्सटर्नल 0 का मतलब A0 है ना, और A0 मतलब बॉडी एक्सेलरेशन 0 है। अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है और वो रुकी हुई है तो वो, देखो यार पहली बात तो मुझे बॉडी के बारे में पता नहीं है कि वो रुकी हुई है चल रही है, तो आपको नहीं लगता मुझे दोनों केस लेके चलने चाहिए। मुझे नहीं पता बॉडी रुकी हुई है चल रही है, मुझे इतना पता है उस बॉडी पर एक्सटर्नल क्या है, उस बॉडी पर नेट फोर्स क्या है, और नेट फोर्स 0 है तो A0 है। ये सेकंड लॉ के फॉर्मूले ने बताया, ठीक है। और मैं केस लेता हूं कि मान लो बॉडी चल रही है, इफ द बॉडी is moving
विद स्पीड v। पहला केस मैंने माना कि बॉडी कितनी स्पीड चल रही है v, और बॉडी v स्पीड से चल रही है, और अगर f एक्सटर्नल 0 है, देखो ये फॉर्मूला मेरा नहीं है, ये सेकंड लॉ का है। फर्स्ट लॉ ने कहा था अगर फोर्स 0 हुआ तो जो रुकी हुई बॉडी है वो रुकी रहेगी, और जो फिक्स स्पीड से चल रही है वो फिक्स स्पीड से अब ये फॉर्मूले से मैं वो बात निकाल रहा हूं, इस फॉर्मूले में चिल्ला चिल्ला के ये फॉर्मूला बोल रहा है अगर f 0 हुआ तो a भी क्या होगा 0, और अगर a 0 है, एक्सेलरेशन 0, और आपकी बॉडी v स्पीड से चल रही है, तो क्या उसकी स्पीड में कोई बढ़त या घटत होगी? नहीं। या सेम रहेगी? इफ द बॉडी इज मूविंग विद स्पीड v, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद स्पीड why so? Why it will continue to move speed v? Because acceleration is acceleration का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना या मैंने तो इतनी बात लगाई कि इस फॉर्मूले को देखा और न्यूटन के पहले लॉ को याद किया। न्यूटन ने अपने पहले लॉ में कहा था अगर f 0 होगा, अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो 10 की स्पीड चलने वाली बॉडी जन्मों तक 10 की स्पीड से तो मैंने इस फॉर्मूले को उठाया सेकेंड लॉ के, और इसमें यह मान लिया कि अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या सच में पहले लॉ वाली बात सच हो जाएगी? तो अपने आप ही आ गया कि अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर बॉडी चल रही है तो सच में अगर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बॉडी की स्पीड ना तो बढ़ेगी, तो 0 एक्सेलरेशन है, v स्पीड से चलने वाली बॉडी v स्पीड से ही चलती रहेगी। दूसरा केस भी हो सकता है, क्या पता मेरी बॉडी रेस्ट पे हो। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, इसके लिए तो आपको ए पर जाने की जरूरत नहीं है। यहां देखो, एक बॉडी रेस्ट पर है, रुकी हुई है, और आप उस पर कोई फोर्स, तो मतलब एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड जितनी भी है वो ना तो बढ़ेगी ना तो, और रेस्ट पर है बॉडी तो उसकी स्पीड कितनी है, तो मतलब स्पीड रहेगी कितनी? नहीं आया समझ में? कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड कितनी है, और वो एक्सेलरेट नहीं करेगी। एक्सेलरेट नहीं करेगी मतलब क्या होता है पता है? एक्सेलरेट नहीं करेगी का मतलब होता है ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना तो उसकी स्पीड नहीं आ रहा समझ में? बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पे एक साथ। मैं कह रहा हूं अगर एक बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही तो उसका मतलब होता है जितनी स्पीड है उतनी रहेगी, ना स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड। तो बालक, अगर मैं मान लूं कि मेरी बॉडी स्टार्टिंग में रुकी हुई थी, तो रुकी हुई बॉडी की स्पीड क्या होती है? एक्सेलरेशन 0 कह रही है कि जितनी स्पीड है उतनी ही, और इस बेचारी की स्पीड क्या है? तो इसकी स्पीड क्या रहेगी? तो मतलब ये पहले भी रेस्ट पे थी, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने क्या लिया था? अगर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो रुकी हुई बॉडी, ये आया तो इस फॉर्मूले से है, पर कहा किसने था? कि पहले लॉ ने कि अगर बॉडी रेस्ट पर है इट विल कंटिन्यू एट तो ये दोनों बातें F इज इक्वल टू एम ए से निकल के आई हैं, और F इज इक्वल टू एम ए किसने दिया था? न्यूटन के दूसरे लॉ। तो न्यूटन के दूसरे लॉ वाले फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये शो कर दिया कि ये फॉर्मूला भी वही कह रहा है कि अगर F 0 हुआ तो A 0 होगा, मतलब ये स्थिति होगी। ये स्थिति बिना फॉर्मूले के बताई थी पहले लॉ ने, सेकंड लॉ के फॉर्मूले से ही अपने आप ही आ गया। तो सेकंड लॉ के अंदर ही छुपा हुआ है पहला लॉ। सेकंड लॉ में अगर F को 0 पुट कर दूं, अपने आप पहले लॉ की स्टेटमेंट आ जाती है। F 0 मतलब A 0, A 0 मतलब रुकी हुई चीज रुकी रहेगी, और जो 20 की स्पीड से चल रही है वो 20 की स्पीड से ही चलती रहेगी। यही तो मतलब होता है A 0 का। अगर ना तो स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन का मतलब है 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब ना तो स्पीड बढ़ेगी ना तो स्पीड जितनी है, हाँ ना बोलो। तो क्या सेकंड लॉ में F को 0 पुट करने पर ये सब क्लियरली दिख रहा है कि रुकी हुई रुकी रहेगी, चलती हुई चलती रहेगी, है ना? तो सेकंड लॉ के अंदर ही छिपा हुआ था फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। ये प्रश्न पेपर में, ये मैंने आधा हिस्सा किया है बच्चों। न्यूटन का दूसरा लॉ असली लॉ है, इसके लिए मुझे दूसरे लॉ से पहला लॉ निकालना पड़ा। अब मैं दूसरे लॉ से तीसरा लॉ निकालूंगा, लेकिन कभी कभी सिर्फ इतना पार्ट आता है। किस नाम से? शो दैट। क्या नाम आएगा क्वेश्चन का?
शो दैट फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के अंदर ही छिपा है, ये बताओ। तो हम यहां से शुरू करते हैं। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम में इफ एफ इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू 0 मींस दिस व्हिच इज फर्स्ट लॉ। ये तरह फर्स्ट लॉ किस किस को समझ में आ गया? पता है एक क्वेश्चन आया कि एक ऑब्जेक्ट को 10 की स्पीड से मूव कराना है, एक ऑब्जेक्ट को 10 की स्पीड से मूव कराना है, 10 की स्पीड से मूव कराना है। तो अगर मैं जमीन पे रगड़ूंगा तो फ्रिक्शन उसे रोक देगा, फ्रिक्शन उसे रोक देगा। तो किसी ने मुझसे पूछा, या मैं आपसे पूछता हूं, देखो भारी सवाल है ना, अभी मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं तो शायद तुम उत्तर ना दे पाओ। एक बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराना है, क्या मुझे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या मुझे किसी बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने के लिए कभी फोर्स लगाना पड़ सकता है? सोचो सोचो सोचो। अगर बॉडी रुकी हुई है और आपको 10 की स्पीड चलाना है तो 10 तक तो स्पीड लानी पड़ेगी ना उसकी, 0 से 10 तक लाने के लिए धक्का तो लगाना पड़ेगा ना पहले। हाँ ठीक है, पर मैं जो बोल रहा था वो ये था क्या लगातार फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, या बस स्टार्टिंग में लगाकर 10 की स्पीड लाकर छोड़ देंगे, वो 10 की स्पीड चलती रहेगी, या लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या लगता है मैं लगातार फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी की स्पीड बढ़ती रहेगी ना? मेरा सवाल सुनो, मैं लगातार फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगेगा तो मतलब एक्सेलरेशन भी है, नहीं आया? अरे किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तो मतलब बॉडी एक्सेलरेट तो करेगी ना, फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही। जब फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन अगर फोर्स 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो, और एक्सेलरेशन अगर कितना भी है, एक्सेलरेशन का अर्थ होता है स्पीड का बढ़ना। अगर एक्सेलरेशन है तो मतलब स्पीड बढ़ रही है, हाँ ना बोलो। तो मैंने अगर एक बॉडी पे फोर्स, मैं अगर एक बॉडी को फोर्स लगाऊंगा, मूव कराने के लिए फोर्स लगाऊंगा, तो क्या लगता है वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी? फोर्स लगाऊंगा तो एक्सेलरेट नहीं करेगी बॉडी। क्या बात बोल दी है आपने, सिंगला साहब मना कर रहे हैं, बताओ सिंगला साहब। हो सकता है, बिल्कुल है, मैंने बताया था फ्रिक्शन है फ्रिक्शन फोर्स। आगे बता। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, आप अगर यहां पर एक ब्लॉक रखते हो और लात मारते हो, तो लात मारा मतलब तुमने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया मतलब उस बॉडी को थोड़ी सी स्पीड प्रदान। अब मान लो तुमने 20 की स्पीड प्रदान कर दी, 20 की स्पीड। अब क्या आगे से कोई बंदा आएगा ब्लॉक को रोकने, तब वो रुकेगा या थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाएगा? रियल लाइफ में अपने रुक जाएगा। और हमने तो ये पढ़ा था कि 20 की स्पीड से चलती हुई चीज 20 की स्पीड से चलती रहेगी जब तक कोई फोर्स लगा के उसे ना रोके। फोर्स आगे कोई रोक रहा है उसे? मैं गया रोकने वहां पे, मैंने तो एक ब्लॉक को लात मारी, स्टार्टिंग में 20 की स्पीड थी, पता नहीं यार न्यूटन ने कहा था फोर्स लगाओगे तो स्पीड कम होगी, चलती हुई बॉडी तभी रुकेगी जब आप उसे फोर्स लगाओगे। मैंने लात मार के 20 की स्पीड दी उसे, और फिर मैंने लगातार लात नहीं मारी, बस लात मार के 20 स्पीड दे के छोड़ दिया। अब वो थोड़ी दूर जाके नहीं साहब रुक गया ना, थोड़ी दूर जाके, मतलब किसी ने तो फोर्स, न्यूटन ने कहा था कोई चलती हुई बॉडी तभी रुकती है, तभी उसकी स्पीड बढ़ती है घटती है जब आप उस पर क्या लगाओ, भारी फोर्स। तो मैंने तो उसको धक्का, रुकी हुई ब्लॉक को धक्का मार के एक स्पीड दे दी। अब मुझे लगा वो 3 साल तक उस 20 की स्पीड चलता रहेगा, कोई और बंदा उसको रोकने के लिए फोर्स लगाएगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। पर वो रुक गया थोड़ी दूर जाके, किसने रोका उसे? फ्रिक्शन ने। किसने रोका? फ्रिक्शन ने। अब बताओ मुझे कि अगर मुझे उस ब्लॉक को लगातार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराना है तो क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा? यही मैं तुम्हें बता रहा था कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है असर्शन रीजन में, ठीक है, और इसका आंसर होता है, सवाल क्या था? सवाल ये था, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी बॉडी पर धक्का लगा रहे हो, किसी बॉडी पर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, लगातार लगा रहे हो, पर उस बॉडी की स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लो एक बॉडी को चलाने पर मैंने ये पाया कि जमीन से जो रगड़ मतलब फ्रिक्शन, जमीन जो फ्रिक्शन लगा रही है वो 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन के फोर्स से जमीन उस ब्लॉक को रोक रही है, और मैंने भी इधर से क्या लगा दिया, 5 और 5 नेट फोर्स 0। अब जो बॉडी 10 की स्पीड से आ गई थी वो जिंदगी भर, नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होता है, जितनी स्पीड है आपकी उतनी ही रहेगी। आ रहा है समझ में? तो ऐसे कई बार प्रश्न आते हैं जहां पर बच्चों को ये समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है? यही जो यहां लिखा था। क्या लिखा था यहाँ पे?
कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो दो केस बनते हैं, या तो वो रुकी हुई है या फिर वो यूनिफॉर्म गति से चल रही है। नहीं समझ में आया? ये रटा है, दिमाग में चला गया ना ये? अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड लॉ। किसकी? देखिएगा ध्यान से, बात करके नहीं आएगा थर्ड लॉ भाई। हेडिंग है थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। बताइएगा, देखिएगा। दो बॉल हैं, वो टकराई, क्या करी? टकराई, ठीक है। तो दोनों के मोमेंटम में चेंज आया होगा। अच्छा, टकराने पर इस बॉल का नाम ए है, इस बॉल का नाम, तो मुझे लगता है बी ने ए पर धक्का लगाया होगा और ए ने, कौन कौन मानता है इस बात? ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। तो बॉल टकराई तो इसने इस पे धक्का लगाया, इसने इस पे धक्का लगाया। अब इस धक्के को बोलते कैसे हैं? एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? फोर्स ऑन ए मतलब ए पर लगने वाला फोर्स बी की वजह से या बी के द्वारा, है ना? अच्छा, एफ बी ए मतलब क्या? फोर्स ऑन बी ड्यू टू, मतलब समझ में आ गया? तो ये है, इधर जो लग रहा है ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू, और ये जो फोर्स है ये क्या है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू। अच्छा, अभी सेकेंड लॉ तो मैं जानता हूं, आप जानते हो सेकेंड लॉ? मैंने सेकेंड लॉ में तुम्हें पढ़ाया था कि न्यूटन ने कहा था फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय, नहीं आया? पढ़ा था हमने, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय, ये पढ़ा था मैंने, आपने भी यही पढ़ा था? अरे वाह, अच्छा, अगर आपने भी यही पढ़ा था तो चालू करें? चालू करते। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना चीजें, बताना मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। एफ ए बी, ये फोर्स किस पे लगा है? ए पर। क्या? ए पे। तो ये इक्वल होगा डीपी बाई डीटी के, पर ये हम ए के फोर्स की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम भी किसका लेना चाहिए? नहीं मानते? मानते हो? अच्छा, ऐसे ही एफ बी ए, फोर्स ऑन बी, किसका मोमेंटम आएगा? ए पर जो फोर्स लगा उससे ए का मोमेंटम चेंज हुआ, बी पर जो फोर्स लगा उससे बी का। भैया ये लिखा क्या है आपने बेटा? ये फॉर्मूला होता है किसका? सेकंड लॉ का, क्योंकि हमें बोला गया है सेकंड लॉ की मदद से थर्ड लॉ निकालो, तो सेकंड लॉ तो लिखूंगा ना मैं पहले। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। थर्ड लॉ क्या था मुन्ना? थर्ड लॉ था क्या? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड, जब दो गेंदों की टक्कर हुई तो इसने जितना फोर्स इस पे लगाया इसने भी उतना उस पे लगाया, तो मतलब एक्शन, एक्शन और यानी कि थर्ड लॉ प्रूफ करने के लिए मुझे शो करना पड़ेगा कि एफ ए बी इज इक्वल टू, नहीं आया? अगर मैं कुछ भी करके लास्ट में ये प्रूफ कर पाया कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ, तो क्या तुम मान लोगे थर्ड लॉ आ गया? या फिर तुम्हें लगता है कि मुझे प्रूफ करना चाहिए एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए? माइनस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्या न्यूटन ने ऐसा कहा था एवरी फोर्स हैज अ इक्वल रिएक्शन या इक्वल एंड? क्या दो वेक्टर जब ऑपोजिट होते हैं तो माइनस का साइन आता है? वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कि अगर एक वेक्टर इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों में माइनस का साइन आएगा। क्या आएगा? तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, नहीं, एफ ए बी इज इक्वल टू, नहीं आएगा। ये प्रूफ कर दूं अगर मैं, तो तुम मान लो कि थर्ड लॉ निकल गया। थर्ड लॉ ने कहा था फोर्स बराबर लगता है और ऑपोजिट लगता है, बराबर लगता है और ऑपोजिट लगता है। तो मैं आपको लास्ट में निकाल के दिखाऊंगा कि फोर्स इक्वल भी है और माइनस साइन की वजह से ऑपोजिट भी है। चालू करें? अच्छा 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 अच्छा, अभी क्या है? अभी क्या है? ये बॉल जो है, ये दोनों बॉल्स एक बॉक्स के अंदर है। किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर। तो अब ये दोनों बॉल एक बॉक्स के अंदर है और बॉक्स के अंदर ये बॉल टकराई, बॉक्स के अंदर ये बॉल, मैंने हमें क्या करना होता है? देयर इज अ
थिंग, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स, हम जिसे कहते हैं कि हम एज्यूम करते हैं एक कॉम्बाइंड स्टेट, उसे कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। हम ये मान लेते हैं कि एक रेगुलेशन है और इसके अंदर की सारी चीजें इसी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि ये पूरा एक ब्लॉक एक सिस्टम है, इसके अंदर जितने भी चीजें हैं वो सारे सिस्टम का पार्ट है। अगर मैं सिस्टम के बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। और अगर मैं इन अंदरूनी फोर्सेस की बात करूं तो इन्हें बोलते हैं इंटरनल फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। समझते हो नहीं समझते? क्या मैंने बाहर से कोई फोर्स लगाया है? श्योर हो? देख लो मैंने बाहर से कोई फोर्स लगाया क्या? अरे बोल दो। पक्का? अच्छा ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, दोनों फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं बच्चों। एफ ए बी प्लस एफ इज इक्वल टू प्लस डीपीवी बाय, तो डी बाई डी टी कॉमन आ जाएगा। क्या आ गया? पी ए प्लस, इधर क्या चल रहा है? एफ ए बी प्लस एफ, सही है। अब सोच के बताना, सोच के सोच के सोच के, क्या बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं। हाँ ना बोलो, क्या बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? देख लो, हाँ ना बोलो, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा? अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, दो चीजें हैं बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा। क्या ये टोटल चेंज इन मोमेंटम है? क्या ये टोटल चेंज इन मोमेंटम है? टोटल चेंज इन मोमेंटम। और हम जानते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये बात हुई थी ना न्यूटन से हमारी, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाय, तो टोटल मोमेंटम चेंज किसके इक्वल होता है? टोटल मोमेंटम चेंज का जो डी बाई डी टी होता है वो किसके इक्वल होता है? एफ एक्सटर्नल। किसके? तो यहां पर जब हमने मोमेंटम को एक साथ ले लिया तो आ गया टोटल मोमेंटम चेंज। मोमेंटम में जो टोटल चेंज आ रहा है, किसमें चेंज आ रहा है? मोमेंटम में जो किस चीज को? जो फॉर्मूला था यहां पर क्या, अगर यहां पे टोटल मोमेंटम है तो यहां पे आता है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। यहां पर किसी एक फोर्स का मोमेंटम है तो यहां पर वही वाला फोर्स आता है। ए वाली बॉडी का मोमेंटम, ए पे लगने वाला फोर्स, बी वाली बॉडी का मोमेंटम, बी पे लगने वाला फोर्स, टोटल मोमेंटम, टोटल फोर्स, बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एफ, क्या आ जाएगा? एफ, एफ एक्सटर्नल, एफ। अब कहानी ये है बालक कि बाहर से तो कोई फोर्स, ये तो सब कुछ इंटरनल था, बाहर से तो मैंने कोई फोर्स, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, हमने इन दोनों पर बाहर से कुछ भी नहीं लगाया। तो ये दोनों जो इन दोनों ने आपस में फोर्स लगाई, इन दोनों का इंटरनल मामला है, इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स तो। और न्यूटन से मैंने पूछा, मैं न्यूटन से बोला, मैंने कहा यार आप श्योर है कि टोटल मोमेंटम चेंज एफ एक्सटर्नल के इक्वल होता है? उसने हाँ, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ में अगर ये टोटल मोमेंटम है तो ये आता है बाहरी फोर्स, तो ये टोटल मोमेंटम है, फोर्स आ गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स है क्या कि नहीं है? श्योर हो? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या पुट कर दोगे? एफ एक्सटर्नल 0, और इधर क्या चल रहा था? एफ ए बी प्लस एफ, तो ये पूरा उधर चला जाएगा 0 के पास, इसको उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा उत्तर तुम्हारा? तो जो बनाना था वो हमने बनाया, एफ ए बी इज इक्वल टू, हेंस बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड, एक 5 है तो दूसरा माइनस लगा के -5 है, एक 10 है तो दूसरा -10 है, वैल्यू सेम साइन ऑपोजिट, वैल्यू सेम साइन, वैल्यू सेम डायरेक्शन। तो ये न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा था, दिस प्रूव्स, कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम, यहां पे लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। समझ में आया?